हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? लॉ ऑफ मोशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमने कहाँ तक पहुंचा था? 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जिसका आंसर आपको कल दे दिया गया था। -600 मीटर था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चे, आई होप आप सभी अपने नोट्स क्रिएट कर रहे हैं। आप सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से, बहुत हाई लेवल लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप प्लीज 11th को बहुत लाइट न लें, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। और खासकर काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सब चैप्टर, एनएलएम हुआ, वर्क एनर्जी पावर हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं फॉर कैरियर। आप अगर किसी भी एग्जाम को अटेंड करिए और उसमें अगर साइंस आता है, तो ये सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास m strike at the rigid wall with the velocity u and the rebound with the same speed. The impulse is impacted to the ball by the wall is by the ball is impact क्या आएगा? impact क्या? The impulse imparted to the ball by the wall, बॉल के द्वारा वॉल पर, बॉल के द्वारा वॉल पर। अब समझिए, एक बॉल है, ये है वॉल, ये है क्या? वॉल। ओके, वॉल बना दिया। अब कह रहा है एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी v है, एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी u है, वेलोसिटी u है, विद द सेम स्पीड, और रीबाउंड, अब ये टकराता है और फिर वापस जाता है सेम स्पीड से, वापस जाता है सेम स्पीड। तो आपसे इम्पल्स पूछ रहा है, इम्पल्स टू द बॉल, टू द बॉल बाय द वॉल, मतलब वॉल के द्वारा बॉल पर। ओके, तो सबसे पहले इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता क्या है सर? इम्पल्स आपने पढ़ा था, क्या बताया था? कल ही बताया था। इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो अभी हम बॉल का चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हैं। किसका? बॉल का। तो इम्पल्स किसका? बॉल का। इम्पल्स बॉल का, तो वो क्या आएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम। एक सेकेंड। क्या होगा? P2 माइनस P1। अब P2 बेटा क्या है? जब ये रिटर्न जा रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा, ये जा रहा माइनस में, m V2 माइनस m V1, और V1 और V2 क्या है? V1 और V2 ये तो u ही है, सेम वेलोसिटी से हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इम्पल्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ लिख लेंगे आप, क्या आएगी? -mu माइनस mu, यानी क्या आ जाएगी? -2mu। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 2mu। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका डी। सभी लोग देख लें फटाफट, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। A batsman hit the ball of the mass and stayed in direction of the of the bowler bowler without changing its initial speed. If the ball moved linearly, then the impulse import of the ball. impulse क्या आएगा सर? बॉल की
मास दिया हुआ है, क्या दिया है, मास, क्या दिया है, मास ऑफ बॉल दिया, कितना दिया है सर मास ऑफ बॉल, 0.15 kg, 0.15 kg। The direction of the baller without changing its initial position। क्या कह रहा है कि मतलब जो बॉलर है वो बॉल फेंका, किस स्पीड से फेंका, v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड से, और बैटमैन जो है इसको रिवर्स कर देता है सेम स्पीड से, v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। तो सर if the ball move linearly then the impulse impart of the ball, क्या होगा, impulse इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को अभी बताया मैं, impulse इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंट, क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मींस P2 माइनस P1, क्या, P2 माइनस P1, P2 क्या है, अच्छा मोमेंटम, मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, m इंटू वी, तो P2 इक्वल टू m इंटू V2 और P1 इक्वल टू m इंटू V1। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे, m V2 माइनस m V1। तो ये देखेंगे V1 और V2 दोनों क्या है, सेम है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और एक रिवर्स है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये -2 mv, तो वैल्यू रखेंगे -2, इंटू में मास की वैल्यू है 0.15, टू में इसकी वैल्यू है 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा -3.3 माइनस का 0.3 इंटू में 12, तो ये कितना आ जाएगा 36, 3.6 पॉइंट है तो 3.6, वो भी माइनस का, तो इम्पल्स आपका क्या आ जाएगा, सी आंसर, सी आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Three forces start acting simultaneously on the particle moving with the velocity v. These three forces represent in the magnitude and direction by the three slide of ABC. The particle will move with velocity. Particle will move with velocity. देखो थ्री फोर्स स्टार्ट एक्टिंग, थ्री फोर्स एक बॉडी पर एक्टिंग करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, on the particle moving with the velocity v. These forces are represented in magnitude and direction on the three side of the triangle ABC. Then the particular will be now with the velocity. सर आपको पता है ये तीन फोर्स हैं, मान लो एक फोर्स ये F, ये एक फोर्स ये है, ठीक, तो ये एक फोर्स है, ये F1 ले लो, इसको F2 ले लो, तो ये F3, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन तीनों को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आइडिया नहीं कि ये कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि ये तीन फोर्स अब ये वेक्टर से सॉल्व होंगे। वेक्टर क्या कहता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, कि दो का रिजल्टेंट तीसरा है और इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ये किसको, पॉलीगन है ना, ये पॉलीगन वाला, पॉलीगन वेक्टर लॉ क्या होता है कि जो कंप्लीट पॉलीगन बनाता है, क्या बनाता है, कंप्लीट पॉलीगन कोई वेक्टर बनाता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। तो एफ नेट जो होगा, एफ नेट उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब है वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सोचिए वेक्टर को इसमें क्वेश्चन को अरेंज किया और ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये नहीं कि
ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज थोड़ा सा सावधान हो जाइए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट को बार 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 रिवाइज कीजिए, ठीक है, क्योंकि इंसान है, भूलने की भी बीमारी होती है। Two forces are such that the sum of their magnitude is 18 Newton. Their resultant is perpendicular to smaller force and magnitude of resultant in 12 Newton. Okay, the magnitude of these force. Okay, कह रहा है दो फोर्स हैं, एक है F1 और एक है F2. ओके, अब इनका सम डायरेक्ट अगर सम करें F1 प्लस F2 तो आता है 18 न्यूटन, ठीक है, एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। अब समझिए, अब मान लीजिए कि एक फोर्स ये है F1, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ठीक है, और एक फोर्स है ये F2। अब इसका रिजल्टेंट आता है कुछ यहाँ, रिजल्टेंट कुछ यहाँ आता है, ये है F रिजल्टेंट, और सर इनके इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, इनके इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। समझ में आ रही बात, इनके इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और रिजल्टेंट की वैल्यू है, रिजल्टेंट की वैल्यू है द परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, रिजल्टेंट की वैल्यू एफ आर की वैल्यू कितना है 12 न्यूटन, कितना है 12 न्यूटन। तो बताना है आपको किसकी, F1 एंड F2 की वैल्यू बतानी है, F1 एंड F2 की वैल्यू बतानी है, F1 एंड F2 की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है, आपको पता है अगर इन दोनों के बीच का एंगल ये है थीटा, ये है आपका थीटा, ये एंगल, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, और ये है अल्फा, ये है अल्फा, रुको एक मिनट, मैं थोड़ा सा और तरीके से लिख देता हूँ। देखिए इन दोनों के बीच का एंगल है कितना 90, ठीक है, तो इन दोनों का अगर ये इसका इसका रिजल्टेंट ये है, तो इसका इसका रिजल्टेंट क्या होगा, F1 होगा कि नहीं होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, F1 होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि सर ये है हमारा FR, ये है हमारा FR, और ये है हमारा F2, ये है हमारा F2, तो F1 और इनके बीच का एंगल है 90, F1 कुछ ये हो जाएगा, F1 कुछ ये हो जाएगा, ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा F1, और इसकी वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 12। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए F1 प्लस F2 इज इक्वल टू दिया है 18, कितना दिया है 18, और इसकी वैल्यू दिया है 12, तो आप लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, पैथागोरस प्रमेय लगाइए, F1 का स्क्वायर, सॉरी FR का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, F1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गई 2, और ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या रखेंगे, FR की वैल्यू 12 रखेंगे, और F2 की जगह मान लीजिए यहाँ से आप F2 की वैल्यू निकाल लीजिए। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। F1 प्लस F2 दिया है 18 न्यूटन, कितना दिया है 18 न्यूटन, और ये है हमारा F2, ये है हमारा F1, सॉरी FR, और ये है हमारा F1, ये इनके बीच का एंगल है 90।
अब इसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एफ आर का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एफ वन का स्क्वायर। एफ आर का स्क्वायर क्या होता है, एफ आर की वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई 12, तो ये होगा 12 का स्क्वायर। सर F2 क्या होगा, सर यहाँ से हम F2 वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हम F2 की वैल्यू निकाल लो। F2 इज इक्वल टू 18 माइनस F1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस, या इसको हटा दीजिए प्लस को, इसको इस साइड कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इस साइड कर दीजिए। 18 माइनस F1 या F1 का स्क्वायर, काम कीजिए थोड़ा सा और जगह ले लीजिए, क्या करेंगे, F1 का स्क्वायर माइनस 18 माइनस F1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 144। F1 का स्क्वायर माइनस 18 का, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 18 का स्क्वायर होता है 324, यहाँ हो जाएगा प्लस F1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 18 इंटू में F1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और सेकंड को सॉल्व करेंगे और फिर F1 मिल जाएगा, इसमें आप रखेंगे तो आपको F2 भी मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको F2 भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको F2 भी मिल जाएगा, F2 भी मिल जाएगा। जहाँ तक इसको सॉल्व करने की बात है, सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी आपको 13 न्यूटन आएगी, क्या आएगी 13 न्यूटन, और ये क्या आएगा 5 न्यूटन, ये आएगा 5 न्यूटन। थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, आउट ट्रिक से भी देख लेते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, अब मैं ट्रिक से दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल्का मत लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब इसको देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक से मैं कराने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ डायग्राम तक पहुँच गए हैं, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है, और ये कह रहा है कि ये क्या है एफ आर, और ये क्या है F2, और ये है F1। अब एफ आर की वैल्यू है 12, एफ आर की वैल्यू क्या है 12 है, एफ आर की वैल्यू यहाँ पर आपका 12 है। तो सर ये 12 है, तो ये वैल्यू F1 तो हमेशा 12 से ज़्यादा होगा, F1 12 से ज़्यादा, तो 12 से ज़्यादा का ऑप्शन एक ये है और एक ये है। सर लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाए, तो ये अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 16 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 12 नहीं आएगा, तो यानी कि इसका आंसर आएगा 5। अपने आप MCQ बन, आप इस तरह से क्वेश्चन किए हैं मैथ में, मैथ वाले बच्चे ये इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, 5 12 और 13, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके मतलब स्टैंडर्ड राइट एंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड राइट एंगल बनाते हैं। तो आपके पास 12 दिया हुआ है, तो 5 और 13 नहीं है, तो 13 और 5 ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि आपके बोर्ड में क्या लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लेवल का क्वेश्चन आया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप, जितना मर्जी उतना स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, जिससे आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक ये बनेगा F1 का स्क्वायर का क्या बनेगा, क्वाड्रेटिकल इक्वेशन बनेगा, स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए, ऐसा पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी, ऐसा करके, तो वही है ये, और कुछ नहीं। तो
वो इस स्क्वायर का इक्वेशन बनेगा पावर 2 का, जिसको आपको सॉल्व करना। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए जैक बोर्ड को, कुछ लोगों को लगता है जैक बोर्ड बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। जैक बोर्ड में अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 में से 30 क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा अगर आपको अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करनी है, अपने कॉन्सेप्ट को भी अच्छा बनाना है, तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन अटेंड करने पड़े। आपको अगर फिजिक्स सीखना है, आपको अगर फिजिक्स सीखना है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इजी वाले भी। तो ऐसे क्वेश्चनों पे गलती नहीं करना है, ऐसे ने क्वेश्चनों पे गलती नहीं करना। A body of mass 6 kg hung on the spring balance mounted vertically in a lift if the lift move down with the constant velocity. ओके, एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, क्या कह रहा, लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो मूव हो रही है डाउन। ये लिफ्ट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और वो डाउन मूव कर रहा है, मतलब, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, जी ही है, एक्सेलरेशन जी ही है, डाउनवर्ड। ओके, देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग, और क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg हंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस माउंटेड। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक 6 kg का, इसका 6 kg का क्या रखा हुआ है, कोई मास लटका हुआ है। तो बताना है कि इस स्प्रिंग में क्या रीडिंग आएगी, रीडिंग बतानी है। इट मीन्स इसका वेट में क्या असर आएगा। आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, न्यूटन लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने क्लास में, बच्चों आपको याद है, तो मैंने क्लास में ये कराया था, क्या कराया था कि न्यूटन लॉ में लिफ्ट वाले केस मैंने कराए थे, और देखिए आपके बोर्ड में पूछ लिए गए हैं, ठीक है, कि लिफ्ट वाला केस का क्वेश्चन। अब आपको पता है यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करेगा, क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो स्पीड में या उसके वेट में कोई इफेक्ट नहीं आता है, इफेक्ट नहीं आता है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड ना होके कुछ एक्सेलरेशन दे देता, कुछ एक्सेलरेशन दे देता, तो वेट में इफेक्ट देखने को मिलता। और वो कैसे लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ का उपयोग करके उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ट्वेंटी क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ द मास 150 ग्राम मूव विद द एक्सेलरेशन, एक बॉल है जिसका मास दिया हुआ है, कितना दिया है, 150, कितना दिया है, 150 ग्राम है, याद रखेंगे। मूविंग विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हिट बाय अ फोर्स विच एक्ट ऑन द इट 0.1 सेकेंड। अब टाइम जो है 0.1 सेकेंड है, क्या टाइम 1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड है हिट करने का टाइम। द इम्पल्स फोर्स, यानी कि सर इम्पल्स पूछ रहा है, इम्पल्स, सर मैंने इम्पल्स का अभी बताया था आपको कि इम्पल्सिव या इम्पल्स कहो, इम्पल्सिव फोर्स कहो, एक ही बात है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है इम्पल्स। और सर फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है बच्चा, फोर्स होता है चेंज ऑफ, क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन में या टाइम,
तो फोर्स इंटू टाइम क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम, ये क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। फोर्स इनटू टाइम, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि हम इम्पल्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, फोर्स इनटू में टाइम। और सर फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए इंटू में टी, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। सर मास तो 150 ग्राम है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 150 इंटू 10 के पावर -3 केजी, क्या रहेगा, केजी। ओके, वैल्यू को रखोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ मैं रख दे रहा हूँ वैल्यू, आप देख सकते हैं क्या आएगा, 150 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में एक्सेलरेशन है 20 इंटू में 0.1, तो 150 एक जीरो ये एक जीरो ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर -1 इंटू में 0.1, तो ये हो जाएगा 30, 30 इंटू में 0.1 3 इंटू में 10 की पावर -1, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 इंटू में 10 की पावर -1, इट मीन्स 0.3, क्या आ जाएगा 0.3 न्यूटन सेकेंड, 0.3 न्यूटन सेकेंड। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये सब के सब आपके क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही सीरियस होके कीजिए। ये चैप्टर एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, रेसिप्रोकल स्पीड ऑफ गन, रिकॉइलिंग स्पीड क्या है, रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन की बात कर रहा है, गन के रिकॉइलिंग स्पीड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन की बात हो रही है। क्या है रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन इज, रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन इज ऑफ कोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन होगा, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। सर क्योंकि मोमेंट जो होता है, मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, अब समझिए p जो होता है वो कांस्टेंट होता है, p जो होता है गन के लिए और बुलेट के लिए, जितना गन का होगा, किसका, जिसका गन का होगा उतना ही क्या होगा, बुलेट का होगा। तो ये कांस्टेंट है, यानी कि p क्या है, कांस्टेंट है, तो m प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन में v, अगर कांस्टेंट है तो m प्रोपोर्शनल टू, यहाँ आप देख सकते हैं m प्रोपोर्शनल, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b हो जाएगा, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका b। अब ये सब कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको देख के जाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको देख के जाने देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन ड्राइव न्यूटन्स, वी कैन ड्राइव न्यूटन, कौन कौन से न्यूटन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्राइव किया जा सकता है क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, कौन कौन से जो हैं ड्राइव किए जा सकते हैं, कौन कौन से ड्राइव किए जा सकते हैं, वी कैन ड्राइव न्यूटन, तो तीनों के तीनों फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों इक्वेशन को ड्राइव किया जा सकता है, न्यूटन के तीनों इक्वेशन को ड्राइव किया जा सकता है, थर्ड को भी, फर्स्ट को भी एंड सेकेंड को भी, तीनों को ड्राइव किया जा सकता है। इज इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको नोट्स में जरूर चिपकाएं, नोट्स में जरूर चिपकाएं। मैं हर वीडियो में कहता हूं नोट्स कैसे बनानी है, जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखाई जाए, क्वेश्चन तो 100% लिखना है, और जो आपके नोट्स में नहीं है या जो आप बार बार भूल रहे हैं
उस चीज को भी ऐड करेंगे अपनी नोट्स में। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 एंड m2 आर इक्वल, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। सर काइनेटिक एनर्जी m1 और m2 इक्वल, नहीं मास नहीं, एनर्जी इक्वल है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू, दोनों क्या है? इक्वल है। एक का मास है m1 और एक का मास है m2। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। क्या होता है बच्चा? पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं p1 का स्क्वायर अपॉन में 2m1 इज इक्वल टू p2 का स्क्वायर अपॉन में 2m2। ठीक है, तो ये p1 अपॉन में p2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2m1 अपॉन में m2। ये 2 कट जाएगा तो p1/p2 जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो क्या होगा? m1/m2, वो भी रूट का m1/m2, वो भी m1/m2, वो भी रूट का। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस पे भी, एग्जाम बेस पे भी, आपके फिजिक्स के ऑल आने वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द चेंज इन मोमेंटम गिवन बाय, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। सर फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन में क्या? टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इनटू में टाइम होगा। तो आंसर आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू में टाइम। आंसर बी, आंसर बी। 24 का क्या हो जाएगा? आंसर बी। 28, a man weight 80 kg is stand the weighting scale in a lift which is moving upward with the uniform acceleration। फेल हो गया। अभी बताया था मैं लिफ्ट वाला केस कितना इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट वाला केस कितना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जैक बोर्ड में भी लिफ्ट के कोर्स के वो भी एक्सेलरेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। एक लिफ्ट है जिसपे जी की वैल्यू है डाउनवर्ड, जी की वैल्यू है डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन लग रहा है अपवर्ड। एक्सेलरेशन अपवर्ड की तरफ है तो एम ए जो होगा बच्चा वो नीचे की तरफ होगा, एम ए जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। समझ में आई बात? ओके, अब कह रहा है अ मैन वेटिंग, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ये वेट मशीन है, इस पे एक आदमी बैठा है। समझ लो यहाँ एक आदमी बैठा है, ये आदमी बैठा है। ठीक है, अब ये आदमी का वेट बताना है तो इस आदमी के अगर हम बात करें, इस आदमी का हम FBD बनाएं। क्या बनाएं? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सर इस आदमी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो mg कहाँ होगा? डाउनवर्ड, और साथ में ma भी कहाँ होगा? इधर की तरफ। ठीक है, ma भी डाउनवर्ड होगा। और सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ये मशीन इस पे लगाएगी वो n ऊपर की तरफ होगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही क्या होगा? रीडिंग होगा। फिर से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। देखिए, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, लिफ्ट ऊपर जाएगी, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, तो एम ए जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। एम ए क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। एम ए जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये आभासी बल है, ये आभासी बल है, और ये जो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम को अगर हमें इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना है
तो हम एक सूडो फोर्स अज्यूम करते हैं जिसकी वैल्यू आएगी ma, और जो उस एक्सेलरेशन के विपरीत डायरेक्शन में लगता है, जो उस एक्सेलरेशन के विपरीत डायरेक्शन में लगता है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, न्यूटन लॉ लगा दीजिए। अब आ जाएगा n इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, तो यहाँ m कॉमन, a प्लस जी। तो सर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 80 kg, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है क्या, कहाँ गए सर एक्सेलरेशन, 5, और g की वैल्यू आप ले लीजिए, g की वैल्यू आप ले लीजिए क्या, g की वैल्यू है 10, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, तो 80 इंटू में 15, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 18 इंटू में 15, तो ये हो जाएगा 120, हो जाएगा 120, 120, 18 इंटू में 8 इंटू में 5, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया न्यूटन, आ गया कितना आ जाएगा 1200, ये आ गया n आ गया, ये क्या है n, n मतलब क्या, ये इसका वेट है, ये इसका वेट है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा, मास पूछ रहा, तो सर वेट इतना आया, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे m इंटू जी इज इक्वल टू 1200, m इंटू जी इज इक्वल टू 1200, तो g इज इक्वल टू 1200 अपॉन में 10, तो ये कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 120 kg। देखिए अगर आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका सी, आंसर आ जाएगा आपका सी, ठीक है, आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बन जाएगा आपका सी, आंसर बन जाएगा। देखिए अगर आपको यहाँ पे केजी की जगह न्यूटन देता तो आंसर आता, न्यूटन देता तो आंसर आता 1200 न्यूटन, क्या आता 1200, लेकिन ऑप्शन में क्या है केजी है, ऑप्शन में क्या है केजी है, तो ये 120 आएगा, क्या आएगा 120 आएगा, ठीक है, जी से फिर डिवाइड कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिफ्ट के केस जो है आप करके जाएंगे, लिफ्ट के केस आप करके जाएंगे ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ, जिन बच्चों को लिफ्ट के केस नहीं समझ में आए हैं या नहीं समझ में आता, वो बच्चे कमेंट करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और मुझसे पूछेंगे, और अगर मुझे लगेगा कि बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, मुझे लिफ्ट का केस एक बार आपको कराना चाहिए, तो मैं एक लिफ्ट के केस के लिए स्मार्ट मतलब जो है शॉर्ट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन कमेंट में अगर आपको नीड है कि नहीं मुझे लिफ्ट का केस नहीं समझ में आता, उसके सारे केस नहीं समझ में आते, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तभी जो है वीडियो बनाए जाएंगे, नहीं तो हम समझेंगे कि बच्चों को लिफ्ट के केस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं आंसर आ जाएगा 120 kg, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसी के साथ कि हम उम्मीद करें कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी जो तैयारी है, आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है, आपके जो सब्जेक्ट में पकड़ है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। प्लीज़ 11th फिजिक्स को हल्के में ना लीजिए, ये आपके कैरियर को बिगाड़ भी सकता है, ये आपके कैरियर को बना भी सकता है। जिन बच्चों से, जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपके घर में बड़े हैं, जिन्होंने भी नीट की, जेई की, एनडीए की या सीयूटी की, किसी भी तैयारी की है, जहाँ भी साइंस आता है, वो उनसे जाके पूछ लीजिए 11th फिजिक्स कितना उनको परेशान करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट पे जाएं, कॉन्सेप्ट पढ़ें, कॉन्सेप्ट सीखें, और इसी तरह बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो इग्नाइट क्लासेस में विजिट करें, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू।